नमस्कार, मैं हूं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया। पॉलिटिकल आइडिया के आज के इस अंक में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, दोनों गठबंधन के लिए बिहार में जो एनडीए और महागठबंधन, इन दोनों गठबंधन के लिए अब जब चुनाव की घोषणा होने में लगभग मात्र 10 दिन का ही समय शेष है, आने वाले 10 दिन के अंदर चुनाव आयोग चुनाव के तारीखों की घोषणा करने जा रहा है और अब तक दोनों गठबंधन के लिए आपस में सीटों का बंटवारा एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। और सीटों के बंटवारों में संख्या से ज्यादा बड़ी चुनौती बनी हुई है सीटों को कौन से दल के उम्मीदवार किस विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे, उन सीटों को चिन्हित करना एक बड़ी चुनौती दोनों गठबंधन के लिए बनी हुई है। चाहे वो महागठबंधन हो चाहे वो एनडीए हो, महागठबंधन तो एक विशाल विराट स्वरूप ग्रहण करता जा रहा है। अब तक 8 राजनीतिक दल उसमें जुड़ चुके हैं। वही एनडीए में भी आपको पता है 5 दल एनडीए में वर्तमान में दिख रहे हैं, लेकिन चुनाव आते आते क्या होगा कहना मुश्किल है, क्योंकि बिहार की राजनीति में और बिहार की चुनावी राजनीति में सरप्राइज तो हर वक्त की संभावना बनी रहती है। तो सरप्राइज की संभावना से हम इनकार नहीं कर सकते। लेकिन चलिए आज हम इस वीडियो में बात करते हैं लोक जनशक्ति पार्टी की उन सीटों के बारे में, चिराग पासवान की उन सीटों के बारे में जिन पर लगभग ये तय हो गया है कि चिराग पासवान की पार्टी ही लड़ेगी और चिराग पासवान की पार्टी से निश्चित उम्मीदवार कौन से होंगे, इसके बारे में भी मैं आज आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूं। और लगभग ये एक प्रकार से कह सकते हैं आप कि लगभग वो फाइनल है। और क्यों फाइनल है ये भी मैं आपको बताने जा रहा हूं। कई सर्वे एजेंसियों की रिपोर्ट के आधार पर आज जो आंकड़े निकल कर आते हैं और साथ ही जिन तर्कों और जिन कारणों से चिराग पासवान इन सीट पर दावा कर रहे हैं, उस कारण को भी हम आपको इस वीडियो में बताने का प्रयास करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं गोविंदगंज विधानसभा सीट से। मित्रों, ये विधानसभा सीट भारतीय जनता पार्टी की जीती हुई सीट है। ठीक है, आप एक बात मैं पहले बता दूं, आप इस बार एनडीए के अंदर सीटों के बंटवारे में सिटिंग और गेटिंग का फॉर्मूला लागू नहीं हो रहा है। सिटिंग और गेटिंग का फॉर्मूला लागू क्यों नहीं हो रहा है, उसका कारण समझिए। उसका कारण है कि पिछले बार एनडीए में जो दल थे उसमें मात्र 3 दल वर्तमान में हैं, 2 दल नहीं है। एक सबसे पहले राष्ट्रीय लोक मोर्चा पिछली बार नहीं थी, चिराग पासवान नहीं थे। वर्तमान में केवल 3 दल, बीजेपी, जनता दल यूनाइटेड और जीतन राम मांझी की पार्टी, यही 2020 में भी थी और 2025 में भी है। ठीक है, तो अब चुनौती क्या है? एक तो चुनौती है कि वीआईपी जिन जिन सीटों पर लड़ी थी उन सीटों पर कौन उम्मीदवार लड़ेगा, चुनाव लड़ेगा, किसके उम्मीदवार लड़ेंगे। प्रायः देखेंगे आप तो उसमें जितनी भी सीटें वीआईपी लड़ी थी पिछली बार, उसमें उम्मीदवार भी प्रायः भाजपा के ही थे। मतलब भाजपा के नेता ही मुकेश सहनी की पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़ रहे थे। ठीक है, तो इसीलिए उन सीटों का अधिकार भी एक तरह से कह सकते हैं कि बीजेपी के पास है। नैतिक अधिकार की बात मैं कर रहा हूं। ठीक, वैसे राजनीति में नैतिकता होती नहीं है भाई, ठीक है, चूंकि लेकिन हम पत्रकारिता में तो नैतिकता की बात कर लेते हैं, समाज में तो नैतिकता बची हुई है, इसीलिए समाज अपने स्वरूप पे है। खैर, उसके अलावा हम मात्र 7 सीट लड़ी थी, इस बार भी लगभग 7 या 8 लड़ने की संभावना है। ठीक है, तो इसीलिए हम कोई फैक्टर नहीं है। तो अब उपेंद्र कुशवाहा के लिए और चिराग पासवान के लिए जो भी सीटें निकलनी है वो भाजपा और जदयू के कोटे से ही निकलनी है। इसीलिए सिटिंग गेटिंग का फॉर्मूला लगभग तो भाजपा मैंने आप दोनों को मिलाकर देख लीजिए तो लगभग 35 सीटें निकलनी है उपेंद्र कुशवाहा और चिराग पासवान के लिए। तो निश्चित है कि इसमें कई सिटिंग सीटें भी आ रही है, बीजेपी की भी और जदयू की भी। तो चलिए, तो जिन 8-9 सीटों के बारे में तय हो चुका है कि ये सीटें लोक जनशक्ति पार्टी ही लड़ेगी और वहां पर उनके लड़ाके भी तैयार हैं और इस पर बीटो किया हुआ है चिराग पासवान ने। तो बारी बारी से चर्चा करते हैं। पहला, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के लिए चिराग पासवान के सबसे मजबूत बिहार में सिपाही
राजू तिवारी जो कि प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, और जब चिराग पासवान अकेले पड़ गए थे, पूरी पार्टी टूट गई थी, उनका परिवार टूट गया था, तब भी मजबूती के साथ चिराग पासवान के कदम से कदम मिलाकर चलने वाले राजू तिवारी को इस बात का इनाम मिलेगा कि गोविंदगंज, जहां से पिछली बार बीजेपी के सुनील मणि तिवारी चुनाव जीते थे, उन्होंने कांग्रेस पार्टी के ब्रजेश पांडे, आपको नाम जानते होंगे, ब्रजेश पांडे चर्चित चेहरा जो समाचार की दुनिया में, पत्रकारिता की जगत में रवीश कुमार का नाम सुना होगा, तो उन्हीं रवीश कुमार के अपने सगे भाई हैं ब्रजेश पांडे, ठीक है। तो वही लड़े थे कांग्रेस पार्टी की टिकट पर, वो हार गए थे, उनको बीजेपी के सुनील मणि तिवारी ने हराया था गोविंदगंज से, तो वहां से राजू तिवारी एनडीए के उम्मीदवार होंगे, लोक जनशक्ति पार्टी के उम्मीदवार होंगे। वहीं की पूर्व विधायिका मीना द्विवेदी जो जदयू में थी, वर्तमान में वो जदयू छोड़कर चली गई है, कहां, जन स्वराज में शामिल हो गई है प्रशांत किशोर की पार्टी में, और संभावना है कि वहां पर मतलब ब्राह्मणवार होना है। अब देखना है किस पार्टी का ब्राह्मण के उम्मीदवार जीतते हैं, चाहे राजू तिवारी हो, सुनील मणि तिवारी क्या करेंगे कहना मुश्किल है, मीना द्विवेदी लड़ेंगी, ये लगभग तय है, और ब्रजेश पांडे भी लड़ेंगे रवीश कुमार के भाई कांग्रेस पार्टी से, लगभग ये भी तय है। तो जीत किसकी होगी आज हम उसकी चर्चा नहीं करेंगे। तो लोजपा की पहली सीट। दूसरी सीट है राष्ट्रीय सचिव लोक जनशक्ति पार्टी के अरविंद सिंह, अतरी विधानसभा सीट लड़ेंगे। पिछले बार चुनाव में तीसरे नंबर पर थे, राजू तिवारी की तरह ही ये भी अरविंद सिंह अतरी विधानसभा सीट जो कि गया जिले में आता है, अतरी से तीसरे नंबर पर जीते थे, लड़े थे। 25,873 वोट आया था। वहां से वर्तमान में आरजेडी के अजय यादव एमएलए हैं, और जदयू से मनोरमा देवी लड़ी थी, जो अभी उपचुनाव हुआ है बेलागंज में, वहां से जदयू की विधायिका हैं। तो यही मनोरमा देवी लड़ी थी, हार गई थी अतरी से, ठीक है। तो ये सीट अरविंद सिंह के नाम पर कंफर्म है। ब्रह्मपुर चिराग पासवान की पार्टी में संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष हैं हुलास पांडे, पिछली बार भी लड़े थे, दूसरे नंबर पे आए थे। वर्तमान में वहां से आरजेडी के शंभू यादव चुनाव जीते हैं। पिछली बार हुलास पांडे नंबर 2 थे। एनडीए के उम्मीदवार, एनडीए खाते से वीआईपी लड़ी थी उस सीट को, ठीक है। तो वीआईपी चूंकि अब महागठबंधन में है, तो ब्रह्मपुर विधानसभा सीट पर लोक जनशक्ति पार्टी के हुलास पांडे का लड़ना 99% तय है। केवल कोई चमत्कार ही वो सीट लोजपा के खाते से छीन सकती है। चौथी सीट महुआ विधानसभा सीट, चर्चित हॉट सीट बन गई इस बार तो और ज्यादा, इसलिए कि वहां से तेज प्रताप यादव ताल ठोक रहे हैं। पिछली बार मुकेश कुमार रोशन आरजेडी की टिकट पर चुनाव जीते थे। 2015 में वहां से तेज प्रताप यादव विधायक थे, विधायक चुनाव जीतकर स्वास्थ्य मंत्री बने थे। 2020 में उनको हसनपुर भेज दिया गया था महुआ छोड़ाकर। तो 2020 के चुनाव में वहां भी महुआ में लोक जनशक्ति पार्टी के संजय सिंह तीसरे नंबर पर रहे थे, और दूसरे नंबर पर थी जनता दल यूनाइटेड की आसमा परवीन। तो वहां से संजय सिंह का चुनाव लड़ना भी तय है, ठीक है। संजय सिंह लड़ेंगे, वहां से तीसरे नंबर पर थे। पांचवी सीट, हाँ 1 2 3 4 पांचवी सीट है दरभंगा का बहादुरपुर विधानसभा सीट। वर्तमान में वहां से जनता दल यूनाइटेड के एमएलए हैं मदन सहनी, बिहार सरकार में मंत्री भी हैं। पिछली बार बहुत कम मार्जिन से वो 2000 कुछ वोट से जीत पाए थे, ठीक है। हाँ 2629 वोट से मात्र वो चुनाव जीत पाए थे। इस बार चूंकि सहनी वोट लगभग मुकेश सहनी के साथ है, तो चर्चा ऐसी चल रही है कि गौरा बौराम और मदन सहनी, चूंकि सहनी समाज के बड़े नेता हैं, तो गौरा बौराम विधानसभा सीट से एक बार फिर मदन सहनी को लड़ने भैया आ सकता है। पिछली बार वो सीट वीआईपी जीती थी स्वर्णा सिंह, और इस बार इसलिए मदन सहनी को वहां मुकाबले में खड़ा करने की बात चल रही है गौरा बौराम से। चूंकि हुआ क्या है कि गौरा बौराम विधानसभा सीट से मुकेश सहनी की पत्नी या मुकेश सहनी के भाई संतोष सहनी के उम्मीदवार बनने की चर्चा चल रही है। तो यदि गौरा बौराम से मदन सहनी चुनाव लड़ेंगे, तो मुकेश सहनी के परिजनों को उनके गृह क्षेत्र में घेरने के लिए मदन सहनी को वहां से उम्मीदवार बनाने की बात चल रही है। इससे पहले 2020 से पहले 2015 में भी इसी प्रकार जब
आरजेडी के साथ गठबंधन में थी जनता दल यूनाइटेड, तो जनता दल यूनाइटेड ने मदन सहनी को गौरा बौराम भेज दिया था। मदन सहनी गौरा बौराम में भी चुनाव जीत गए थे। इस बार फिर से मदन सहनी के गौरा बौराम से चुनाव लड़ने की चर्चा चल रही है और इसी क्रम में बहादुरपुर से लोक जनशक्ति पार्टी के टिकट पर देवेंद्र झा, जो पिछली बार भी चुनाव लड़े थे और तीसरे नंबर पर थे देवेंद्र झा, इनको 16,873 वोट मिला था पिछली बार। इनके एनडीए के उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ने की चर्चा चल रही है बहादुरपुर विधानसभा सीट से। उसका एक और कारण है कि देवेंद्र झा रामविलास पासवान के दिनों से ही रामविलास पासवान, स्वर्गीय रामविलास पासवान के एक भक्त हैं और इनका सम्मान चिराग पासवान भी लगातार करते आ रहे हैं। लगातार दलित सेना के दिनों से ही लगभग 30-35 वर्षों से लगातार जो है रामविलास पासवान का दरभंगा जिला में झंडा बुलंद करने वाला चेहरा देवेंद्र कुमार झा है। तो इनका भी लगभग तय है बहादुरपुर विधानसभा सीट के लिए चिराग पासवान अरे हैं। ठीक है, उसके बाद छठी सीट है बोचाहा विधानसभा सीट। पिछली बार यहां से वीआईपी के उम्मीदवार टिकट पर मुसाफिर पासवान चुनाव जीते थे। उनके निधन के बाद वर्तमान में उनके पुत्र अमर पासवान आरजेडी की टिकट पर चुनाव जीते हैं। बीजेपी की वो सिटिंग सीट थी जहां से बेबी कुमारी बीजेपी की विधायिका थी, लेकिन बेबी कुमारी का टिकट कट गया था। बेबी कुमारी उस कारण से काफ़ी भावुक भी हो गई थी, उनका टिकट कटा था। फिर बाद में खैर बीजेपी ने उनको प्रदेश का उपाध्यक्ष बनाया, पूरा सम्मान दिया। लेकिन चर्चा है कि यहाँ से इस बार लोक जनशक्ति पार्टी के उम्मीदवार लड़ेंगे, लेकिन उम्मीदवार अभी तय नहीं है। संभावना है कि उम्मीदवार बीजेपी के ही कोई नेता या नेत्री हो सकती हैं। ठीक है, उसके बाद विधानसभा सीट आता है आपका फतुहा विधानसभा सीट। ठीक है, फतुहा विधानसभा सीट पिछली बार एनडीए से बीजेपी के उम्मीदवार थे सत्येंद्र कुमार सिंह। इस बार ऐसी चर्चा है कि रामकृपाल यादव के पुराने प्रतिद्वंदी रामानंद यादव वहां से विधायक है, लगातार जीतते आ रहे हैं। रामानंद यादव रामकृपाल यादव के पुराने प्रतिद्वंदी हैं। जब पटना में पटना पश्चिम विधानसभा सीट हुआ करता था, ठीक है, तो वहां से मुकाबले में आमने सामने होते थे रामकृपाल यादव और रामानंद यादव। तो रामानंद यादव को चुनौती देने के लिए इस बार रामकृपाल यादव, जो बीजेपी के सांसद रहे, मंत्री रहे केंद्र में, उनके पुत्र अभिमन्यु यादव के लोक जनशक्ति पार्टी की टिकट पर चुनाव लड़ने की संभावना है। पिछली बार बीजेपी के सत्येंद्र कुमार सिंह 19,370 वोट से रामानंद यादव से हार गए थे। अगली सीट है अरवल विधानसभा सीट। पिछली बार बीजेपी की भी बुरी हार हुई थी, वहां 19,950 वोट से भारतीय जनता पार्टी के दीपक शर्मा चुनाव हार गए थे। बीजेपी के चितरंजन कुमार वहां से पहले विधायक थे एक बीजेपी के टिकट पर, लेकिन उनकी हत्या हो गई थी। पिछली बार बीजेपी के टिकट पर दीपक शर्मा लड़े थे वहां। ठीक है, वर्तमान में वहां सीपीआई एमएल के महानंद सिंह वहां एमएलए हैं, चुनाव जीते 2020 के विधानसभा चुनाव में, और बीजेपी के दीपक शर्मा की हार हुई। इस बार चर्चा है कि बीजेपी वो सीट देने को तैयार है लोक जनशक्ति पार्टी के, और लोक जनशक्ति पार्टी के टिकट पर सुनील यादव लगातार उस क्षेत्र में सक्रिय हैं लोक जनशक्ति पार्टी की तरफ से। तो सुनील यादव के चुनाव लड़ने की चर्चा है। यदि बीजेपी लड़ेगी तो फिर बीजेपी से भी कई उम्मीदवार हैं वहां। दीपक शर्मा भी इस बार भी उम्मीदवार हैं। बीजेपी से धर्मवीर पटवर्धन पुराने कार्यकर्ता हैं बीजेपी की, उनकी पुत्री पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ की अध्यक्ष रही थी, तो उनको भी टिकट मिल सकता है। लेकिन प्रबल संभावना है कि वहां से उस सीट से इस बार लोक जनशक्ति पार्टी की टिकट पर सुनील यादव वहां चुनौती देंगे सीपीआई एमएल के महानंद सिंह को। ठीक है, तो ये लगभग तय है कि वहां सुनील यादव चुनाव लड़ेंगे। सुगौली वो विधानसभा सीट है। फिर एक बार मैं आऊं, सुनो, सुगौली जहां वीआईपी लड़ी थी पिछली बार, अधिकतर कई सीटें जहां वीआईपी लड़ी थी बीजेपी ने लोक जनशक्ति पार्टी को देना तय किया है। इसीलिए आपने देखा कि सुगौली का विधानसभा सीट हो, चाहे वो बोचाहा विधानसभा सीट हो, ये सभी ब्रह्मपुर विधानसभा सीट हो, ये सब सीट जो है पिछली बार बीजेपी के कोटे से वीआईपी लड़ी थी। तो इसीलिए बीजेपी को वहां देने पर कोई आंतरिक असंतोष का खतरा कम है। तो इसीलिए सुगौली विधानसभा सीट के
से 2020 के चुनाव में कुछ ही मतों से रामचंद्र सहनी हार गए थे। रामचंद्र सहनी पूर्व मंत्री रहे हैं। रामचंद्र सहनी 2010-2015 के चुनाव बीजेपी की टिकट पर जीत चुके हैं। नीतीश कुमार की सरकार में भाजपा कोटे से मंत्री रहे हैं और पिछली बार वो सीपीआई एमएल के उम्मीदवार वीरेंद्र प्रसाद गुप्ता से चुनाव हार गए थे। मात्र हारे थे वो 2000 कुछ वोट से हारे थे। ठीक है, तो इस बार रामचंद्र सहनी ही उम्मीदवार होंगे, लेकिन ये लोक जनशक्ति पार्टी की टिकट पर लड़ेंगे चुनाव। ये लगभग ये तय हो चुका है। तो आज के इस वीडियो में इतनी जानकारी है आप जो मेरे पास पहुंची, मैंने आपको बताया। आप 24 घंटे के अंदर इससे बड़ी जानकारी मैं आपको देने वाला हूं कि एलजेडी के लिए जो सीटें चिन्हित की गई है उन सब सीटों की सूची आपको मिलेगी। इंतजार कीजिए अगले वीडियो का। आज के लिए इतना ही इस वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।